पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज, यह सभी भी एक्सटर्नल एड के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जब यह कानून बना था तो पार्लियामेंट में उस कानून के से रिलेटेड क्या क्या डिबेट्स हुई थी। हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज, जब वह कानून बना था तो उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या परिस्थितियाँ थीं, किन उद्देश्य से वह कानून बनाया गया, क्या कारण थे, किन कारणों से वह कानून बनाया गया। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इनकी हेल्प ली जा सकती है किसी भी कानून को इंटरप्रेट करने के लिए। The historical facts of the statute, that is the external circumstances in which it was enacted, should also be taken into consideration to understand the statute in question. Statement of objectives and reasons as to why the statute is being brought to enactment can also be a very helpful fact in the research for historical facts. The Supreme Court in a number of cases referred to debates in the Constituent Assembly for interpretation of constitutional provision. Supreme Court ने बहुत सारे केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट्स हुई थी उनको रेफर किया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए। केस लॉ लिखना हो तो एस आर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इन दिस केस इट वॉज स्टेटेड दैट इट इज अ सेटल्ड पोजीशन दैट डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी रिलाइड अपॉन एज एन एड टू इंटरप्रेट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इस केस में कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो डिबेट्स हुई थी उनको उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, उनको रेफर किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए। बिकॉज इट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यह कोर्ट का फंक्शन है कि वह कानून कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों की मंशा जाने, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स की मंशा जाने। नेक्स्ट एक्सटर्नल रेट देखते हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस। जिस समय वह कानून बना था, जिस समय कोई भी कानून बना था उस समय सोशल कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, क्या डेवलपमेंट्स हुए तब से अब तक, साइंटिफिक इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क आया, कितने चेंजेस हुए, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 1866 में कोई कानून बना है, उस समय टेक्नोलॉजी का क्या स्तर था, इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, कोई फॉरेंसिक्स वगैरह ऐसी कुछ नहीं थी। और सोशल कंडीशंस कैसी थी, लोगों के सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, उस समय तो भारत आज़ाद भी नहीं था। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, अब वहाँ से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कानून भले ही उस समय बना हो लेकिन वो इस्तेमाल तो आज हो रहा है, वह कानून ऑपरेट तो आज हो रहा है, आज की परिस्थितियों में हो रहा है। इसलिए इन चेंजेस को भी, इन डेवलपमेंट्स को भी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन सभी को भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम इंटरप्रेट करते हैं। इन सब की भी हेल्प लेनी चाहिए इंटरप्रिटेशन में। अ स्टैट्यूट मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशंस विच वर अननोन और डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूट। एनी रिलेवेंट चेंजेस इन द सोशल कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी शुड बी गिवन ड्यू वेटेज। केस लॉ लिखना हो तो एस.पी. गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या गया था, इट वॉज स्टेटेड द स्टैट्यूट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटिंग इन विच इट इज़ इंटेंडेड टू ऑपरेट। वही बात है कि कोई भी स्टैट्यूट बिना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटिंग्स को दरकिनार करके ऐसा नहीं किया जा सकता, इनको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो स्टैट्यूट है, कानून है, ऑपरेट तो इन सेटिंग्स में ही हो रहा है, आज की परिस्थिति के अनुसार ही हो रहा है। नेक्स्ट एक्सटर्नल एड है डिक्शनरीज। व्हेन अ वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ, जब कोई वर्ड स्टैट्यूट में, कानून में उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, इट इज़ परमिसिबल टू रेफर टू डिक्शनरीज टू फाइंड आउट द जनरल सेंस इन विच दैट वर्ड इज अंडरस्टूड इन कॉमन पार्लेंस। तो तब परमिसिबल है कि डिक्शनरी को रेफर किया जा सके जिससे कि उस वर्ड का एक जनरल सेंस पता लग सके, उस वर्ड को आम भाषा में क्या कहते हैं, किस तरह से उस वर्ड को आम भाषा में समझते हैं। हाउएवर इन द सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ द वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, रिगार्ड मस्ट ऑलवेज बी हैड टू द स्कीम, कॉन्टेक्स्ट एंड लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। अब डिक्शनरी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं तो एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं, तो इन मीनिंग में से जब कोई एक मीनिंग सेलेक्ट करते हैं तो हमें स्कीम, कॉन्टेक्स्ट और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए, इन सबको सही महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट एक्सटर्नल एड है आपका टेक्स्ट बुक्स। द कोर्ट while construing an enactment may refer to the standard textbooks to clear the meaning, although the courts are not bound to accept such view। कोर्ट्स जब कभी किसी भी इनैक्टमेंट को, किसी भी कानून को कंस्ट्रू करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं तो वे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रेफर कर सकते हैं किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर करने के लिए। हालांकि कोर्ट बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है उन बुक्स में जो व्यू दिया गया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। द कोर्ट टाइम एंड अगेन रेफर टू मुल्ला, कौटिल्य, मनु, अर्थशास्त्र एटसेट्रा। कोर्ट्स ने कई बार इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर किया है। एग्जाम्पल,
इन केशवानंद भारती केस जजेस कोटेड लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। केशवानंद भारती केस में जजेस ने बहुत सारी बुक्स को रेफर किया था, कोट किया था। जुडिशियल डिसीजंस नेक्स्ट लेक्चर में।